डॉक्टर राजेश अरोड़ा से रिपोर्ट की डिटेल सुनकर उन सबकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। डॉक्टर अरोड़ा उन सबके चेहरे के भाव को देखते हैं और आगे कहते हैं, बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। उस विदेशी के लाश के टुकड़े और चौंकाने वाले रिजल्ट शो कर रहे हैं। बॉडी पार्ट्स के फर्दर जांच में हमने पाया कि कुछ पार्ट्स को तो तेज दांतों और नाखूनों से अलग किया गया है, लेकिन ज्यादातर पार्ट के घाव को देख के ऐसा लगता है जैसे उन्हें खिंचाव डाल के दो फाड़ किया गया हो। ऐसी ताकत बायोलॉजिकली किसी भी जीव में पॉसिबल नहीं है। मे बी हाथी अपनी सूंड से इस तरह की ताकत लगा सकता हो, लेकिन हमें आज तक हाथी द्वारा इस तरह मारे जाने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। लाश और घटना स्थल पर मिले कुछ खून के सैंपल भी किसी इंसान या अननोन एनिमल स्पीशीज के नहीं हैं। हालांकि खून के सैंपल की डिटेल्ड जांच यहाँ संभव नहीं है, तो फाइनल जांच होने तक रुकना पड़ेगा। औरत की बॉडी तो रिलेटिव्स को आज मिल जाएगी, लेकिन विदेशी के शरीर के टुकड़ों को राजधानी भेजा जा रहा है। डॉक्टर अरोड़ा ने अपनी बात पूरी की। पृथ्वी और अभय कुछ फॉर्मेलिटीज के बाद वहां से वापस कैंप जाने के लिए निकल गए। रास्ते में उन दोनों ने आपस में कोई बातचीत नहीं की। तुम्हें क्या लगता है अभय? एक चाय की दुकान पे ब्रेक लेने के लिए रुके पृथ्वी ने अभय से पूछा। मुझे क्या लगता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो एक मामूली सा एनवायरमेंटलिस्ट हूँ। मामूली? ये उल्लू किसी और को बनाना। कल जो हुआ उसमें शामिल सभी लोग कैंप के आसपास ही थे, लेकिन तुम वहां अपनी वैन से लगभग हम लोगों के साथ ही पहुंचे। खोजबीन के लिए तुम जो इंस्ट्रूमेंट्स लेकर आए थे वो भी कोई एनवायरमेंटलिस्ट अपने पास नहीं रखता है। तुम्हारी वो वैन खुद अजीबो गरीब वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट से लदी है, एकदम जैसे गोस्ट बस्टर की गाड़ी हो। पृथ्वी अभय की ओर देखते हुए बोल रहा था। अभय मंद मंद मुस्कुराता हुआ बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूं? मुझे लगता है कि तुम एक पैरानॉर्मल रिसर्च या इन्वेस्टिगेटर हो। उस दिन गुफा में भी मेरा पहुंच जाना तो संयोग था, लेकिन तुम्हारा वहां पहुंचना संयोग नहीं हो सकता। इस समय तो आप खुद होम्स के 7वें एडिशन लग रहे हैं राजा साहब। हंसते हुए अभय ने कहा, इधर उधर की बातें छोड़ो और सीरियसली बताओ, क्या लगता है तुम्हें क्या हो रहा है ये सब? पृथ्वी ने कहा, पहले तो आपकी पारखी नजरों के लिए आपकी तारीफ करनी बनती है। जी हाँ, मैं एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूँ, और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे पापा, मेरे दादाजी भी अंग्रेजों के समय से यही काम कर रहे हैं। हमारी ये भूमि पूरी दुनिया में सबसे पुरानी भूमियों में से एक है, और इसके रहस्य भी हमारे आज की समझ से परे हैं। नगर विकसित हो गए और उनके पुराने रहस्य अर्बन लेजेंड बनते चले गए, लेकिन जंगलों और गांव में ऐसा नहीं हुआ। खासकर भारतीय जंगल आज भी रहस्यों से घिरे हुए हैं। किपलिंग से लेके जिम कॉर्बेट तक ने इन रहस्यों को महसूस किया था। इन रहस्यों के पीछे जिज्ञासु विज्ञान के छात्र से लेके काला जादू और विश्व सम्राट बनने का सपना देखने वाले सभी पड़े हुए हैं। इस समय इस क्षेत्र के जंगल न सिर्फ सबसे पुराने हैं, बल्कि सबसे रहस्यमयी भी हैं, और इस कारण कुछ समय से यहाँ कुछ ओकल्ट संस्थाओं की एक्टिविटी देखी गई है। यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है जो इससे पहले अमेरिकी महाद्वीप या मध्य यूरोप में एक्सपीरियंस किया गया है, जैसे वेयरवुल्फ। ध्यान से उसकी बातों को सुनते हुए पृथ्वी के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, हाँ, सोलम से मुझे इस बारे में पता चला। दरअसल सोलम का कबीला जंगल का रक्षक कबीला है। यह मानव सभ्यता के उन अवशेष स्वरूप बचे कबीलों में से है जो प्राचीन काल से ही मानव व अन्य स्पीशीज के साथ सामंजस्य बनाकर रह रहे थे, जिन्हें हम वन राक्षस, यक्ष, रक्ष आदि के नाम से जानते हैं। सेम इंटरेस्ट के कारण मेरा सोलम के कबीले में आना जाना लगा रहता है। सोलम व उसके आखिर तक कबीलों वालों के लिए भी ये संकट एकदम नया है। पृथ्वी बहुत ध्यान से अभय की बातें सुन रहा था। शायद आज से 1 महीने पहले कोई उससे इस प्रकार की बातें करता तो वो उसकी हंसी उड़ा देता, लेकिन पिछले कुछ समय से उसके खुद के अनुभव उसे ऐसी बातों पर विश्वास करने को मजबूर कर रहे थे। तो तुम कहना चाह रहे हो कि पिछले कुछ समय से यहाँ जो कुछ हो रहा है उसके पीछे वेयरवुल्फ का हाथ है? पृथ्वी ने अभय से सवाल किया। नहीं, मामला इतना आसान नहीं है। वेयरवुल्फ लगभग हम लोग जैसे शरीरी जीव होते हैं। फिल्मों आदि में जो दिखता है उसे भूल जाओ।
लेकिन कल की घटना में फिजिकल दुनिया की ताकत के साथ अशरीरी शक्तियों का भी हाथ था। हम लोग कुछ वैज्ञानिक उपकरण इस्तेमाल करते हैं जो अशरीरी शक्तियों की प्रेजेंस को पकड़ती हैं। कल मैं घटना स्थल तक अशरीरी शक्तियों के सिग्नलों का पीछा करते ही पहुंचा था। खुद सोलम ने भी इस बात की पुष्टि की थी कि उसे घटना स्थल पर अशरीरी शक्तियों का आभास हुआ है। अभय की बातें ध्यान से सुनता हुआ पृथ्वी न जाने किस सोच में गुम था। क्या सोच रहे हो मित्र? पृथ्वी को उसकी सोच की गहराइयों से वापस लाते हुए अभय ने पूछा। कुछ नहीं, मैं बस उस दिन गुफा में जो हुआ उस बारे में सोचने लगा था। तुम्हारी इन सब बातों के बीच वो घटना कहाँ फिट हो रही है? मैं कोई अंतर्यामी तो हूं नहीं यार, कहा ना, खुद एक पैरानॉर्मल रिसर्चर हूं। सही कहूं तो उस घटना के बारे में मैं खुद उलझन में हूं। तो अब हमें क्या करना होगा? जाहिर सी बात है, पुलिस और प्रशासन इन बातों पर विश्वास तो नहीं करेंगे। वो करेंगे, लेकिन वैज्ञानिकता की बीमारी में फंसे हुए समाज से छुपकर। डीएसपी सुरेश खुद हमारी मदद करेंगे। अभय की ये बात सुनकर पृथ्वी चकित रह गया। डीएसपी सुरेश इन सब बातों में यकीन करेगा? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? वो एक पढ़ा लिखा ऑफिसर है। पढ़ा लिखा होने का मतलब मूर्ख होना तो नहीं होता ना? अभय ने व्यंग्य किया। खुद मैं काफी पढ़ा लिखा हूं। आप भी बड़े बड़े संस्थानों से पढ़े हैं। अभय की ये बात सुनकर पृथ्वी से कुछ कहते नहीं बना और दोनों ही वापस गाड़ी में बैठकर कैंप की ओर निकल पड़े। कैंप में अफवाहों का बाजार पूरी तरह से गर्म था। सरला का पति विशाल अपने होश में ही नहीं था। वो लगातार अपने आप को और अपनी शराब पीने की लत को कोस रहा था। सरला की बॉडी अभी तक उसके घर वालों को नहीं मिली थी। वहीं कैंप के दूसरी तरफ उन्हें कर्ट दिखाई दिया। आज उसके साथ पहनावे से कोई बड़ा मिशन का व्यक्ति, जान पड़ने वाला व्यक्ति भी था। कर्ट के सहयोगी भी उसके साथ ही थे। आप सब लोग निराश मत होइए, उस प्रभु में अपना विश्वास बनाए रखिए। ये सब हम सब के कुकर्मों का ही नतीजा है। हम प्रभु के बनाए रास्ते से भटक चुके हैं। हम सभी प्रभु के बताए संदेशों के बारे में भूल चुके हैं। आग, पानी, फल, जंगल, पहाड़, ये सब की रचना प्रभु ने अपनी संतानों के लिए की थी। लेकिन आज हम प्रभु को भूल इन सब को पूजने लगे हैं। शैतान इसी समय की ताक में रहता है, लेकिन शैतान कभी भी प्रभु से जीत नहीं सकता। प्रभु हमें अपनी शरण में लेंगे और शैतानी विपदाओं से हमें मुक्ति मिलेगी। जंगल में रहने वाले कुछ लोग पूरी तरह से शैतान के उपासक हो चुके हैं। वो काली शक्तियों की पूजा करते हैं और ये सब विपदा उन्हीं की लाई हुई है। लेकिन हमें हार नहीं मानना है। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु का आशीष हम पर धूप में छांव की तरह बना रहेगा और इन बुरी काली शक्तियों से हमारी रक्षा करेगा। कैंप वासी उसकी बातों से मंत्र मुग्ध से हुए जा रहे थे। पृथ्वी व अभय थोड़ी दूर से ही ये सब सुन रहे थे। दोनों ने ही इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की। एक दूसरे से विदा लेकर वो अपने अपने निवास की ओर निकल पड़े। अचानक मोबाइल बजने से राजा पृथ्वीराज वापस वर्तमान में लौट आए। ये सुरेश का फोन था। हेलो हेलो, हाँ पृथ्वी, एक जरूरी काम से फोन किया था। मेरी मुलाकात राजधानी में एक वनवासियों के हित के लिए काम करने वाली समाज सेविका मैडम साधना से हुई थी। तुमने वनवासियों की प्रॉब्लम के बारे में मेंशन किया था ना, मैंने उनसे उस बारे में बात की थी। वो तुम्हारे शहर व वनों में रहने वाले वासियों की मदद करने को तैयार हो गई हैं। वो गांव के लिए निकल चुकी हैं और मैंने उन्हें तुमसे मिलने के लिए बोल दिया है। और वो सिर्फ समाज सेविका नहीं है, काफी समय से आदिवासियों के साथ काम करने के कारण उन्हें उनकी धार्मिक मान्यताओं और तंत्र मंत्र की अच्छी जानकारी है। शायद वो इस नई गुत्थी को सुलझाने में हमारी मदद कर सके। सुरेश की बातें सुनकर पृथ्वीराज ने कहा, इस समय तो जो भी मदद मिल सके कम ही है। कोई बात नहीं, मैं उनसे मुलाकात कर लूंगा। झील के पास के अपने हट पर ही रुका हुआ हूं मैं। अगर हो सके तो उन्हें बता देना, मैं उन्हें यहीं मिलूंगा। दोपहर हो गई थी।
झील के पास से राजा पृथ्वीराज वापस अपने कैबिन की ओर चल पड़े।